Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So, have you all seen that video? Two videos. Yes, ma'am. What about others? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. We'll wait for 1-2 minutes. तब तक हम revise करते हैं. So, what is multi-programming? What is the difference between multi-programming and multi-threading? What is the difference between multi-programming and multi-threading? Anyone? किसी को भी नहीं पता? मैम अगर मेन मेमोरी में क्या बोलते हैं मोर देन वन एप्लीकेशन क्या बोलते हैं प्रोसेस हो रहा है तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोल देंगे और मल्टी थ्रेडिंग में मैम प्रोसेस जो है डिवाइड हो जाएगा अलग अलग सब प्रोसेस में थ्रेड में सब अलग अलग थ्रेड में. करेक्ट. जनरल डेफिनेशन तो यही है ना? Multi-programming is when multiple programs are residing in the main memory at the same time so that you can maximize the utilization of the CPU. है ना? CPU will never be idle if you are using multi-programming. इसलिए हम multi-programming का concept लेके आए. Multi-programming में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस सिंगल प्रोसेसर में एक ही प्रोसेस रन कर सकता है ना? आपके पास प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं लेकिन प्रोसेसेस हर एक प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकता है बट दे ऑल हैव ये एक प्रोसेस का ये मैंने बताया था. एक प्रोसेस के पास ये सारी चीजें होती हैं टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप एंड स्टैक. ठीक. तो टेक्स्ट सेक्शन इज नथिंग बट कोड सेक्शन है ना, प्रोग्राम कोड जहां पे आपका होता है COAD कोड. ठीक. तो टेक्स्ट सेक्शन इज एक्चुअली प्रोग्राम कोड. तो code, data, heap or heap is dynamic memory allocated to the process during execution. Stack, it contains all the local variables, value, function return addresses, function का parameter, ये सब कुछ स्टैक में हम स्टोर करते हैं क्योंकि जिस ऑर्डर में वो गया है उसी ऑर्डर में वो रिटर्न भी होना चाहिए. इसलिए स्टैक को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला केस हम लोग लोकल वेरिएबल्स को और फंक्शन पैरामीटर्स को स्टोर करने में और रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करने में यूज करते हैं. ठीक. तो एक प्रोसेस के साथ ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. हर एक प्रोसेस जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में है उन सब के पास ये सब इंडिविजुअल होगा. सबका टेक्स्ट कोड मतलब उसका उनका कोड प्रोग्राम कोड अलग होगा, उनका डेटा ग्लोबल वेरिएबल जिन पे वो काम करेंगे वो अलग होगा, उनका स्टैक पोर्शन अलग होगा, रजिस्टर्स उनके अलग होंगे, फाइल्स में भी डिफरेंट. ठीक. बट मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, वेयर अ सिंगल प्रोसेस इज अगेन क्रिएटिंग अ मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस. तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, एक प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस है ना, ये जो उसका एड्रेस स्पेस है, ये जो उसका एड्रेस स्पेस है, इट इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस, जिसको हम लोग लाइट वेट प्रोसेसेस बोलते हैं. थ्रेड्स को हम लोग लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं और एक सिंगल प्रोसेस को हम लोग हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है. तो लाइट वेट प्रोसेसेस किनको बोलते हैं, थ्रेड्स को. व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस, तो उस केस में कैसा होगा, देखो मल्टी थ्रेडिंग में कैसे होगा. जो हमारा कोड सेक्शन है, जो हमारा कोड सेक्शन है मतलब टेक्स्ट सेक्शन है, और जो डेटा है जिसपे काम करेंगे एंड द फाइल्स में भी, they all are in shared mode among all the thread processes. ठीक है. तो इनके बीच में अगर मैंने 3 थ्रेड्स बनाए हैं, ठीक है, मान लो ये 3 थ्रेड्स है, these are the 3, ये 1, ये 2, ये 3 threads are there. ठीक. these all are threads. ठीक. so they may have their individual stack and register, क्योंकि वो अब
अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके लोकल वेरिएबल्स को, टेम्पररी स्टोरेज को स्टोर करने के लिए वो अलग अलग रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं, है ना। सभी अपना अलग अलग रजिस्टर यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे दे मे बी एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट फंक्शंस। अलग फंक्शन को अलग स्टैक में स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मालूम है स्टैक का फंक्शन, उसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो दे ऑल आर यूजिंग डिफरेंट स्टैक, ठीक। बट दे आर शेयरिंग देयर कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड फाइल्स। प्रोसेस का एड्रेस स्पेस, ये एक सिंगल प्रोसेस है जिसके 3 थ्रेड्स है, ठीक। तो तीनों थ्रेड्स का स्टैक और रजिस्टर की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, इसलिए वो शेयरिंग मोड में नहीं है, बट दे आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ प्रोसेस। जिस प्रोसेस ने इसको क्रिएट किया इन थ्रेड्स को, उसके एड्रेस स्पेस को ही वो यूज कर रहे हैं। एज यू कैन सी, कोड, डेटा एंड फाइल्स, उसके एड्रेस स्पेस को ही ये थ्रेड्स यूज कर रहे हैं। बट ये अपना रजिस्टर और स्टैक, जहां पर वो अपना खुद का काम, जो इंडिविजुअल अलग वर्क जिस काम के लिए उसको क्रिएट किया गया है, वो काम वो करके उसमें टेम्पररी स्टोरेज वो वहां पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन या गेट क्वेश्चन भी एक था, मैं उसको रीड नहीं कर पाई, बट दैट वाज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज शेयर्ड अमंग थ्रेड्स। मतलब सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में क्या डिफरेंस हो जाएगा। सिंगल थ्रेड मतलब ये एक सिंगल प्रोसेस, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, जहाँ पे हर एक प्रोसेस का अपना अपना अलग अलग एड्रेस स्पेस है, तो यही चीज सभी में अलग अलग होगा, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग, देन दे मे, व्हाट आर द थिंग्स दे मे शेयर। तो वहां पे ऑप्शंस में जो था वो आपको सेलेक्ट करना था, कोड, डेटा एंड फाइल्स। बट स्टैक एंड रजिस्टर विल नॉट बी शेयर्ड अमंग थ्रेड्स, ये याद रखना। ये डायग्राम लिख लो और इस डायग्राम से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सारे थ्रेड्स एक ही प्रोसेस से क्रिएट हुए हैं, इसलिए वो लाइट वेट प्रोसेसेस कहलाते हैं, और वो सभी उस प्रोसेस का रिसोर्स और उसका एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन हो गया। जो अपना इंटरेक्टिव एप्लीकेशन होता है जिसमें एक टाइम पे, जैसे वेब ब्राउजर में you are interacting with the browser in one thread while the image of the browser is loaded by another thread of your browser, ठीक है। तो ऐसा होता है आज के डेट में, पहले ऐसा नहीं होता था। जब तक पूरा पेज लोड नहीं हो जाता, इंक्लूडिंग द वीडियो कंटेंट इनसाइड द वेब पेज और द इमेज इनसाइड द वेब पेज, जब तक वो सब कुछ लोड नहीं हो जाता, तब तक आपका वेब पेज ओपन ही नहीं होता था। बट आज के डेट में मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में वेब ब्राउजर भी आप ओपन करते हो तो कंटेंट पहले आ जाता है, फिर जिस मल्टीमीडिया को ज्यादा टाइम लगता है, दूसरा थ्रेड उसके लिए काम कर रहा होता है, वो जब उसको लोड करके लाके देगा, वो अपने आप आपके वेब पेज पे अपडेट हो जाता है, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई। मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्या हुआ, इट इज मोर रिस्पॉन्सिव नाउ, ठीक। रिसोर्स शेयरिंग हो ही रही है, क्योंकि हियर ऑल द प्रोसेसेस आर शेयरिंग द मेमोरी, कोड, डेटा सेक्शन शेयर कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो शेयरिंग द रिसोर्सेस ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज फाइल, ठीक है। तो उसमें शेयरिंग हो रही है, तो सेम एड्रेस स्पेस पे आप 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, बट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे थ्रेड्स एक दूसरे के एड्रेस स्पेस पे, आपने सेम एड्रेस स्पेस में उनको थोड़ी थोड़ी जगह दी है, तो वो वहां पर ओवरराइड ना कर दे, ठीक। इकोनॉमी तो हो ही गई, बिकॉज वी आर शेयरिंग द थ्रेड्स शेयर रिसोर्सेस ऑफ द प्रोसेस टू विच दे बिलोंग, ठीक है। सो इट इज मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कंटेक्स्ट स्विच द थ्रेड्स। कंटेक्स्ट स्विचिंग आपको पता है, इसलिए मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में मल्टी थ्रेडिंग तो और फास्ट काम करता है, तब आपका वर्क बहुत फास्ट हो जाता है। तो आई थिंक सब ज्वाइन कर लिए होंगे, ओके। इज इट क्लियर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, ओके, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। प्रोसेस शेड्यूलिंग हमको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक। सो हैव यू ऑल सीन दैट वीडियो जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग टर्मिनोलॉजीज मैं पढ़ के आने बोली थी एंड सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया पढ़ के आने बोली थी, सबने पढ़ा है? Yes, ma'am. ओके, सी, तो हम अब देखने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग में हम कब सीपीयू को शेड्यूल करते हैं, हु शेड्यूल्स द डिफरेंट प्रोसेसेस टू द सीपीयू, कौन सा शेड्यूलर शेड्यूल करता है? How many schedulers we have learned in the last Ma'am, class? preemptive and non-preemptive. Schedulers.
कौन सा लॉन्ग टर्म, शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। हाँ तो कौन सा शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूल करता है, सीपीयू को प्रोसेसर शेड्यूल करता है? short term. Short term scheduler, yes. Short term scheduler will select the processes from ready in the ready queue, ready state में जो wait कर रहे हैं वहां से select करता है and then it assigns it to the CPU. So short term scheduler आपका help कर रहा है CPU को schedule करने के लिए, ठीक है? So when several processes are kept in the main memory at the same time, operating system takes the CPU from one process and allocate another process to the CPU. तो ये इस तरीके से हम शेड्यूल करते हैं CPU को, ठीक है? तो here two things involved, CPU and IO burst. CPU IO burst, ठीक है? So when a process is executing, during its execution, अगर ये उसका execution time है, यहाँ ये submit होता है और यहाँ वो complete होता है, during this time it may execute sometime for in the CPU, then it will do some IO operation, then it will execute in the CPU and then IO or some combination of it. If it is a CPU bound process, it may execute more time in the CPU, है ना, और IO ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए करने जाएगा. अगर ये IO बाउंड प्रोसेस होगा तो इट मे हैव शॉर्ट CPU बर्स्ट, ठीक है? बर्स्ट समझाने की जरूरत तो नहीं है, आप पढ़ के आए हो, ठीक है? दोनों वीडियो में आपने पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़े हो तो पूछ लेना, नहीं तो आज नहीं समझ आएगा कुछ भी, ठीक है? तो CPU IO बर्स्ट इन्वॉल्व होता है हर एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में. But here in CPU scheduling, we will not consider the time involved for IO operation, क्योंकि इट में कॉम्प्लेक्स अवर प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल में दिया है कि आईओ ऑपरेशन का टाइम भी दिया हुआ है, सीपीयू में इतना टाइम लगता है, आईओ में इतना टाइम लगता है, तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं एक या दो क्वेश्चन आपको आईओ वाला भी करवा दूंगी. अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट रहेंगे इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो वो वाले क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी आईओ वाले, ठीक है, जो गेट में आए हुए हैं. बट आईओ ऑपरेशंस को मोस्ट ऑफ द टाइम वी नेग्लेक्ट, क्योंकि हम रियल टाइम में जो भी हो रहा है उसको हम एक ओवरहेड की जैसे कैलकुलेट कर लेते हैं. बट जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम आईओ टाइम में, जो आईओ ऑपरेशन में जितना टाइम लग रहा है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है? बट एवरी प्रोसेस इन्वॉल्व्स दीज टू टाइम, ठीक है? आईओ बर्स्ट भी होता है, सीपीयू बर्स्ट भी होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Then what are the two things I have discussed just last class, that is preemption and non-preemption, ठीक है? Preemptive scheduling and non-preemptive scheduling. So ये हमारा रेडी क्यू है ना, रन स्टेट है एंड देन ये टर्मिनेट है. तो आप बताइए प्रीएम्पशन कब कब होगा, कब किस टाइम आप कौन सा सिचुएशन देखेंगे तो आप बोलेंगे कि प्रीएम्पशन हो रहा है? कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में अगर सिस्टम आपका प्रोसेस जाएगा तो प्रीएम्पशन होगा? अच्छा, नॉन प्रीएम्पशन पहले बताओ. नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग किसको बोलेंगे? जब आपका प्रोसेस रन स्टेट से टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, पहला. एंड सेकेंड, रन स्टेट से वो अगर आईओ ऑपरेशन करने जाता है. ये दोनों ही केस में उसने अपने आप से ही सीपीयू को रिलीज किया है. तो दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव केस, ठीक है? दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव केस वेयर अ प्रोसेस इज रिलीजिंग द सीपीयू बाय इटसेल्फ. इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव केस. बट when there is a switch from run state to ready state and wait state to ready state, इन दोनों ही सिचुएशन में आपका कौन सा केस हो जाएगा? प्रीएम्प्टिव का केस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वेट स्टेट से रेडी स्टेट में आने वाले प्रोसेस, हो सकता है क्राइटेरिया अगर आपने लिया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हो सकता है ये प्रोसेस अभी तो आईओ ऑपरेशन करने गया था लेकिन अभी वो रेडी स्टेट में है, आया है, तो वो उसको पहले एग्जीक्यूट करना है. तो आपने जो प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट किया था उसको वापस लिया और इस प्रोसेस को जो भी अभी आईओ ऑपरेशन करके आया है
उसको एलोकेट कर दिया। ठीक, तो नॉन प्रीएम्प्टिव का केस आपको बस पता होना चाहिए। प्रीएम्पशन मतलब यू आर टेकिंग द सीपीयू फ्रॉम द प्रोसेस इंटेंशनली। ठीक है, आप कोई प्रोसेस आराम से रन हो रहा था, आपने उससे सीपीयू छीन लिया, दैट इज प्रीएम्पशन। यू आर प्रीएम्प्टिंग द रिसोर्स दैट प्रोसेस, और यू आर प्रीएम्प्टिंग द रिसोर्स दैट इज सीपीयू फ्रॉम दैट प्रोसेस। ठीक है, तो रिसोर्स प्रीएम्पशन भी हो रहा है इस केस में, और आपका प्रोसेस का भी प्रीएम्पशन हो रहा है। तो इन दैट केस लोड बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने प्रीएम्पशन किया, आपको उस प्रोसेस का कंटेक्स्ट या उसका पीसीबी सब कुछ अपडेट करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट टाइम आपको कहां से रन करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव समझ में आया। डिस्पैचर, उस दिन मैंने डिस्पैचर बताया था क्या आप लोगों को? व्हाट इज डिस्पैचर? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। तो शेड्यूलर का काम क्या होता है? ये यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जो रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू को एलोकेट करता है, इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। ठीक है, दो एल्गोरिदम्स है। शेड्यूलर का काम क्या है? जस्ट टू सेलेक्ट और डिसाइड विच प्रोसेस टू सेलेक्ट फ्रॉम द रेडी स्टेट टू एलोकेट इट टू द सीपीयू। ये शेड्यूलर सेलेक्ट करता है। लेकिन साथ ही साथ डिस्पैचर क्या काम करता है? मैंने बताया था शायद, क्या काम करता है डिस्पैचर? context switching. यस, कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम। कंटेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रीएम्प्ट कर रहे हो, आप नए प्रोसेस को लेके आ रहे हो। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग करने के बाद, क्योंकि कंटेक्स्ट स्विचिंग इज एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड, राइट? कंटेक्स्ट स्विचिंग किस मोड पे होगा? कर्नल मोड पे होगा। बट आफ्टर कर्नल मोड एग्जीक्यूशन, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, नया प्रोसेस लोड हो गया सीपीयू में, अब आपको यूजर मोड में चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो वो यूजर अपना प्रोग्राम रन कर पाएगा। ठीक, सो स्विचिंग टू यूजर मोड, ये भी आपका डिस्पैचर प्रोग्राम ही इसको करके देता है, स्विचिंग टू यूजर मोड। क्योंकि आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग किस मोड में होगा? कर्नल मोड में। ध्यान रखना, कंटेक्स्ट स्विचिंग किस मोड में होगा? कर्नल मोड में। उसके बाद आपको यूजर मोड में उसको स्विच करना पड़ेगा, सो दैट यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम, एंड देन इट आल्सो जंप to the proper location in the user program to restart the program. Maybe वो प्रोग्राम, वो प्रोसेस पहले थोड़ा बहुत रन हो चुका हो, पीसीबी में प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोल रहा है उस एड्रेस में जाके उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना, या फिर जंप करना टू द प्रॉपर लोकेशन टू एग्जीक्यूट द राइट इंस्ट्रक्शन, ये भी आपके डिस्पैचर का काम है। ठीक है, सो दिस इज द टास्क ऑफ डिस्पैचर, शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। ये सभी शेड्यूलिंग का काम कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हेल्प अस टू शेड्यूल द डिफरेंट प्रोसेसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब आप लोग बता दीजिए मुझे क्या क्या क्राइटेरिया है सीपीयू शेड्यूलिंग के? क्या क्या क्राइटेरिया है? मैम CPU यूटिलाइजेशन, यस, Throughput. सीपीयू यूटिलाइजेशन, देन एवरेज वेटिंग टाइम, सीपीयू Average arrival time. एवरेज अराइवल टाइम, नो नो मैम एवरेज वेटिंग टाइम Average waiting. Average एंड turnover. एवरेज रिस्पांस टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम नहीं होता, टर्न अराउंड नहीं, थ्रूपुट कोई बोल रहा था क्या? एवरेज होता है टर्न अराउंड टाइम, देन थ्रूपुट, एंड देन टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमको देखना है, देन वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए। These are the 5 criteria. On basis of these criteria, we are going to select an algorithm for scheduling the CPU. है ना? उसमें से जो CPU utilization है और throughput है, it should be maximized. हमारे CPU का utilization maximum होना चाहिए. Throughput, the number of processes executed per unit time.
यहाँ पे हम एक मेजर क्या ले रहे हैं, वर्क, वन मेजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये एक मेजर ले रहे हैं एक एल्गोरिदम को इवेल्युएट करने के लिए। तो दीज टू, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, किसी ने नहीं सुना है तो बता दीजिए। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, तीनों टाइम समझ में आया? कोई टाइम समझ नहीं आया ऐसा तो नहीं है? सी, ये हमारा रेडी स्टेट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना? रिस्पॉन्स टाइम बताइए तो मुझे क्या होता है, कोई बताइए रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? Time from the submission of a request until first response is produced. ओके, पीयूष, रिस्पॉन्स टाइम क्या समझे आप? मैम जब रिक्वेस्ट की सबमिशन करते हैं तो जब तक फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है उसके बीच की जो टाइम होती है उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। समझ में आया है सभी को? इज देयर एनी Yes, डाउट? ma'am. ओके, No, तो देखो टर्न अराउंड टाइम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सीपीयू इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ टाइम, सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम, ये दोनों टाइम है ना। तो ये दोनों टाइम जब आपका इंक्लूड होता है, ये पूरे जब प्रोसेस रेडी स्टेट में आया उस टाइम से लेकर वो जब टर्मिनेट हुआ, ये पूरे टाइम को हम लोग कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। And waiting time is the time when the process is doing nothing, not even doing IO operation, because during IO operation वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर ही रहा है, ठीक है। तो waiting time involves only time when the process is just waiting in the ready state। जब वो रेडी स्टेट में वेट कर रहा होता है, कुछ और काम नहीं कर रहा होता, हम उसको वेटिंग टाइम लेते हैं। जो वेट और ब्लॉक स्टेट है वो वेटिंग टाइम हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज इट इज द स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ अ प्रोसेस कि वो सीपीयू के लिए वेट कर रहा है सो दैट आईओ ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटेड, ठीक। वो एक सिस्टम कॉल का नाम है वेट, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेटिंग टाइम। सो वेटिंग टाइम इज ओनली टाइम व्हेन द प्रोसेस इज स्पेंडिंग वेट, स्पेंडिंग इट्स टाइम फॉर वेटिंग ऑफ सीपीयू, ठीक। दूसरा लास्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम, जो आप सही बोल रहे हो। जैसे ही सबसे पहले किसी प्रोसेस को आप सीपीयू एलोकेट करते हो, सीपीयू एलोकेट होने के बाद कितनी देर में वो पहला रिस्पॉन्स देता है। लाइक इफ यू हैव राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक, और उसमें से एक प्रिंटफ आपने दिया, तो वो प्रिंटफ भी नहीं दिया, या फिर आपने कुछ किसी टेम्पररी वेरिएबल में एडिशन परफॉर्म किया और किसी टेम्पररी वेरिएबल में उसको स्टोर किया, बस उसके बाद आपसे सीपीयू ले लिया गया, तो यूजर को एक आउटपुट तो मिल गया कि इतने वेरिएबल्स का एडिशन का वैल्यू आपके पास आ गया, तो एक रिस्पॉन्स मिल गया। बिकॉज सीपीयू इज स्विचिंग सो फ्रिक्वेंटली अमंग ऑल द प्रोसेसेस, कितनी जल्दी किसी यूजर को रिस्पॉन्स मिलेगा वो उतना जल्दी खुश हो जाएगा, और उतनी स्पीड से वो फ्रिक्वेंटली फिर से उसी प्रोसेस पे आएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स देगा, तो यूजर को लगेगा कि वो ही इज द ओनली पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग इन दैट सीपीयू, बट ऐसा है नहीं। तो रिस्पॉन्स टाइम में हमको, क्योंकि अगर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है तो हमको वेरिएंस देखना पड़ेगा, नॉट एवरेज। एवरेज नहीं देखेंगे हम, एवरेज में तो ऐसा हो सकता है एक को रिस्पॉन्स टाइम बहुत जल्दी मिल गया और एक ने बहुत टाइम लिया, तो एवरेज वैसे कुछ एवरेज आपका बीच में आ जाएगा कहीं पर, है ना। तो एवरेज नहीं देखेंगे हम रिस्पॉन्स टाइम के केस में, ऑल्दो वी विल कैलकुलेट एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, बट वेरिएंस पे आपको काम करना पड़ेगा। आपका एल्गोरिदम इस तरीके से हो कि आपका वेरिएंस कम हो, क्योंकि मल्टीपल अलग अलग यूजर्स को रिस्पॉन्स उस तरीके से चाहिए, ठीक। सो दीज आर द क्राइटेरिया। नहीं पढ़ा है किसी ने तो आप जाके फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक। देन टर्मिनोलॉजीज मैंने पढ़ के आने बोला था। टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये कि what are the things which is involved when we are performing any CPU scheduling algorithm. So first time is arrival time. When the process arrives into the ready state, the time at which the process arrived at the ready queue, ठीक है, ready state में जब वो आता है उसको हम लोग बोलते हैं arrival time. Then दूसरा टाइम है burst time, the time when the process the time which process needs to execute in the CPU, that is the burst time. Then the third one is again यही तीनों टाइम, turnaround time, waiting time and response time, 3, 4, 5,
और कुछ छूट रहा है क्या? Completion time. मैम कंप्लीशन टाइम। Yes, completion time. So third one is completion time. So time at which the process completes or terminates. It is the time उस, तो देखिए ये arrival time is the point and the completion time is the point. Whereas जो turn around time है वो duration है, waiting time है वो duration है ना, response time है वो भी duration है, क्योंकि turn around time क्या बोल रहा है, waiting time plus burst time, ये सभी टाइम को इंक्लूड करके आपका टर्न अराउंड टाइम बन रहा है। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपका? अराइवल टाइम इज द पॉइंट, वो टाइम आपको गिवन होगा, ठीक। सेम वैसे ही कंप्लीशन टाइम इज द पॉइंट विच यू कैन कैलकुलेट, बर्स्ट टाइम विल बी गिवन टू यू, है ना, लेकिन टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम आपको क्या समझ आया यहाँ पर देख के? इट इंक्लूड्स वेटिंग टाइम प्लस पूरा टाइम एक प्रोसेस जब वो सबमिट होता है सिस्टम में और जब वो टर्मिनेट होता है उस बीच में वो क्या क्या करता है, या तो वो वेट करता है या तो वो सीपीयू में एग्जीक्यूट करता है। तो ये पूरे टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। तो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। लेकिन एक सेकेंड, turnaround time and waiting time plus burst time, but here we don't know the waiting time of a process, ठीक है। तो we should have some formula जो already given time है, ये जो ऊपर के जो तीन टाइम है इससे हम निकाल पाए। तो can you formulate another formula for turnaround time which is equivalent to this waiting time plus burst time के equivalent क्या होगा? Completion time. Completion time. yes, ये पूरा ड्यूरेशन क्या होगा? ये पूरा ड्यूरेशन आपका क्या होगा? दिस टाइम माइनस दिस टाइम ऑफ अ प्रोसेस इज इंक्लूड्स टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या हो सकता है? और कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक। देन आपका वेटिंग टाइम यहां से निकल जाएगा। अगर आपका टर्न अराउंड टाइम आप यहां से निकाल लेते हो, टर्न अराउंड टाइम आ गया, बर्स्ट टाइम आ गया, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक। और रिस्पॉन्स टाइम हम न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करेंगे कि कैसे होगा। इज इट क्लियर? इतना मैं पढ़ के आने आपको बोली थी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं या एल्गोरिदम्स में चलते हैं। So we have different CPU scheduling algorithm and based on the criteria, CPU scheduling algorithms. जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा है उन क्राइटेरिया के बेसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि which algorithm is best one. तो CPU scheduling algorithm में पहला CPU scheduling algorithm जो हमको पढ़ना है, जो हमको नॉर्मल समझ में आता है कि if we are getting the processes one by one inside the system, एक के बाद एक अगर processes आ रहे हैं तो वो जिस ऑर्डर में आए हैं हम उसी ऑर्डर में उनको CPU allocate करेंगे। So it is FCFS, that is first come first serve, first come first serve, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, ठीक है। So आपको एक चीज और बता दूं कि FCFS में हमारा ये जो रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट में जो प्रोसेसेस हैं हमको क्या करना है, इनको शेड्यूल करना है CPU को, जो कि रन स्टेट में हमारा CPU एग्जीक्यूट होता है। तो रेडी स्टेट में हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, इनमें से एक प्रोग्राम को हमको सेलेक्ट करके CPU को देना है। तो कौन से प्रोग्राम को सेलेक्ट करें या कौन से प्रोसेस को सेलेक्ट करें जो रेडी स्टेट में है, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हमको उसका अराइवल टाइम पता होना चाहिए। जब वो प्रोसेस सिस्टम में आया तो कहीं ना कहीं उस अराइवल टाइम को आपको नोट करके रखना पड़ेगा, और अगर आप नोट नहीं कर सकते तो यू शुड कीप द डेटा स्ट्रक्चर इन दैट वे कि आप पीसीबी को उस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करो कि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सॉल्यूशन हो जाए। तो बताइए कौन सा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करें? इस रेडी क्यू को बनाने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें? क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू से अगर हम इस रेडी क्यू को
Ready state is nothing but ready queue where all the processes who are ready to be executed are waiting. ठीक है, state उनका ready state है, लेकिन the queue which is maintained is FIFO queue for this algorithm. अगर XCFS algorithm आप CPU schedule कर रहे हो उसके through, तो you should have your ready queue as FIFO queue so that you can arrange your PCBs of a process in that order. कि जैसे जैसे आया, जब प्रोसेस सिस्टम में एंट्री किया तो आपने टेल से उसको, है ना, क्यू के टेल से उसको इंसर्ट कर दिया, और जब आप रेडी क्यू से या फीफो क्यू से आप असाइन करते हो सीपीयू को, तो आपने हेड से पहला पीसीबी लिया और असाइन कर दिया. ठीक है, दिस इज द वे वी शेड्यूल द एफसीएफएस. इसमें कोई डाउट है? द लॉजिक बिहाइंड एफसीएफएस इज दैट वी शुड हैव फीफो क्यू implemented in our ready queue so that the PCBs of different processes which are arriving inside the system are arranged in that order, first in first out order, so that जैसे जैसे order, जैसे जैसे सिस्टम में processes आएंगे हम टेल से उनको इंसर्ट करते जाएंगे, और जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा it will just select the head of the queue. जो भी हेड में जो भी जिसका भी एड्रेस होगा जिस पीसीबी का, वो उसको सेलेक्ट करेगा और सीपीयू में उसका कंटेक्स्ट लोड कर देगा डिस्पैच. ठीक है, इज इट क्लियर? एफसीएफएस क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल सॉल्व करें. क्लियर है कि नहीं? एम आई ऑडिबल? नेटवर्क चला गया? क्लियर है. तो एक नॉर्मल छोटा सा जो आपका एक क्या बोलना चाहिए, एक प्रॉब्लम है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सबसे पहले उसी से करते हैं फॉर कंसीडरिंग ऑल द स्टूडेंट. ठीक है, तो प्रोसेसेस आपको गिवन है, प्रोसेस गिवन है, मैं P0 से ही लेती हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो. P0, P1 एंड P2. ठीक है, ये तीन प्रोसेसेस हमारे पास है, P0, P1 एंड P2. ध्यान से सुनो, these all three processes are arrived at the same time. At the same time का मतलब क्या? सभी का जो अराइवल टाइम है वो 0 है. तो आप बोलोगे मैम उसको फिर क्यू में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिस्टम में आने का कुछ फ्रैक्शन तो डिफरेंस होगा, उस फ्रैक्शन के बेसिस पे पीसीबी एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, बट अराइवल टाइम सभी का सेम है. ऐसा आपका सिचुएशन दे रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का. And the burst time is given as 24, 3 and 3. This is the burst time. Burst time is what? The time at which this process is executing in the CPU. इतना टाइम चाहिए प्रोसेस P0 को, 24 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए. लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग जॉब है ये, है ना. And P1 and P2 are shorter jobs. They need only 3 time units in the CPU. ठीक, तो ये आपको सिचुएशन दिया है और बोलता है एफसीएफएस से इसकी शेड्यूलिंग करिए. तो आपको एक और बात अभी मैं बताऊं कि एफसीएफएस इज ऑलवेज नॉन प्रीएम्प्टिव बाय नेचर. ये क्वेश्चन कई बार कई पब्लिक सेक्टर एग्जाम में और गेट में अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रीएम्प्टिव बाय नेचर. तो इट इज ऑलवेज एफसीएफएस. It is always FCFS. You can close your eyes and select FCFS directly. ठीक है, so FCFS is the CPU scheduling algorithm which is non-preemptive by nature. Non-preemptive मतलब एक प्रोसेस आपने CPU को दिया, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता आप किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते. ठीक, तो आप वेट करेगा प्रोसेस P1 की P0 कंप्लीट कब हो. तो बेस्ड ऑन सभी अराइवल टाइम देखो सबका 0 है, लेकिन मैंने सबके प्रोसेस आईडी अलग अलग दी है और इसी ऑर्डर में उनके पीसीबीज भी अरेंज्ड है फीफो क्यू में. तो टू रिप्रेजेंट दिस सर्विस ऑर्डर को, दिस एफसीएफएस ऑर्डर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑपरेशनल रिसर्च एक सब्जेक्ट होता था जिसमें जैसे किसी मशीन की शेड्यूलिंग करनी है ना, तो मशीन की शेड्यूलिंग को हम फाइंड आउट करते थे. उसमें सारे न्यूमेरिकल्स होते थे उस सब्जेक्ट में, जो आज के डेट में नहीं रहता है ये सब्जेक्ट आपके पास. बट उसका एक पार्ट इज गैंट चार्ट के थ्रू हम किसी भी प्रोसेसर की शेड्यूलिंग हम देख सकते हैं कि कैसे उसकी शेड्यूलिंग हो रही है. इट इज नोन एज गैंट चार्ट.
साइंटिस्ट का नाम था कुछ गैंट, तो उसके नाम से ही है. दिस इज गैंट चार्ट. So using Gantt chart, we can represent or we can see how the scheduling is done inside the CPU. So Gantt chart is only showing the scheduling of CPU, nothing else. ठीक, तो आप इसमें शेड्यूल कर करके सारी चीजें देख सकते हो. तो सी प्रोसेस P0, सबसे पहले आपका प्रोसेस P0 है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आईडी भी उसी को सबसे पहले मिली है, मतलब पीसीबी भी उसी का सबसे पहले होगा. एट टाइम 0 how many processes are there in the system? All the processes are there, but based on some fractions they have been assigned the id, and in that P0 has given this 24 यूनिट जिस प्रोसेस का है उसको 0 आईडी दी गई है. तो विल सेलेक्ट P0 at time 0 and schedule in the Gantt chart. For how much time this P0 will execute? Because it is non-preemptive. For how much time this P0 will execute? Yes, it is executed for 24 unit of time. Why? क्योंकि ये non-preemptive है. एक बार P0 क्या बता रहा है ये Gantt chart कि P0 आपने असाइन कर दिया at time 0 CPU को. जब असाइन किया तो ये कब रिलीज करेगा CPU को? जितना टाइम इसको चाहिए, 24 चाहिए जो मेंशन है, वो हो गया पूरा तभी वो रिलीज करेगा. तब तक आप किसी और प्रोसेस से स्विचिंग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव. ठीक, एंड वंस P0 इज एग्जीक्यूटेड एंड रिलीज द सिस्टम, या फिर वो आईओ ऑपरेशन करने भी जा सकता है विच इज नॉट मेंशन हियर, बट बर्स्ट टाइम उसको 24 चाहिए था, हमने पूरा 24 उसको दे दिया. एंड आफ्टर दैट वी हैव असाइन्ड प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस इन द क्यू, दैट इज P1. इट टेक्स 3 यूनिट ऑफ टाइम. तो 24 प्लस 3 कितना होगा? 27. ठीक है, एंड देन P2 तो कितना हो जाएगा? 30. So in this way we have scheduled the process in FCFS order which is non-preemptive by nature. ठीक है, अब अगर बताओ मैं इसका ऑर्डर इस P0, P1, P2 को मैं इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दूं, ठीक है, मैं ये बोलूं कि P2 जो है पहले आया है, फिर P3 आया है, सॉरी P3 नहीं है इसमें, अगर ये इस ऑर्डर में आए हैं, मैं ऐसा बोलूं, तो आप बताइए कैसे होगा? शेड्यूलिंग गैंट चार्ट बनाइए. अगर ऑर्डर P1, P2, P0 है, मैम 0 to 3 P1 चलेगा, then 3 to 6 P2 and then 6 to 30 P0. करेक्ट. सो दिस विल बी योर गैंट चार्ट, है ना. यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा. एट टाइम 0 यू विल असाइन P1 फर्स्ट फॉर 3 यूनिट ऑफ टाइम, एंड देन P2 till 6 यूनिट, एंड देन P0 फॉर 30 यूनिट ऑफ टाइम. इज इट क्लियर? ये नॉर्मल FCFS का क्वेश्चन था. लेट मी राइट अनदर क्वेश्चन. अच्छा, इसको अभी एक बार सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसमें इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं. इससे इसमें जितने आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, टाइम पहले बताओ. P0 का अराइवल टाइम क्या है? 0. P0 का अराइवल टाइम है, इसमें देखना है ना, ये ऊपर वाला नहीं देखना. मैं इसको पहले रब कर देती हूँ. ओके. अराइवल टाइम तो सबका 0 है. P0, P1, P2 सभी का अराइवल टाइम 0 है ना. कंप्लीशन टाइम क्या होगा? P0 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 24. लिख देती हूँ. 24. Yes. Completion time of P0 is 24. Then P1 का है 27. This is the completion time. ये completion time. ठीक है. P2 का completion time 30. ठीक, ये हो गया completion time. अब बताओ टर्न अराउंड टाइम बता सकते हो क्या मुझे? क्या होगा टर्न अराउंड टाइम? ऐसे ही टेबल बनाना. What will be the turnaround time? What was the formula for turnaround time? Ma'am 24. Yes, Then the turnaround same time is is
यस, CP कंप्लीशन टाइम, इट इज सेम एज कंप्लीशन टाइम। ठीक, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन अराइवल टाइम तो सभी का सेम है, कंप्लीशन टाइम आपने निकाल लिया है, तो इट इज सेम एज कंप्लीशन टाइम। सही है कि नहीं? है ना? तो अब बताओ, सभी को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ आ रहा है रोक दो बीच में ही, ये सबसे सिंपलेस्ट है। अब वेटिंग टाइम बताओ, सेम फॉर्मूला लास्ट जो आपने नोट किया। वेटिंग मैम टाइम पहले इज, वाले का 0 होगा, देन 24 एंड देन 27। यस, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यही होता है ना वेटिंग टाइम का फॉर्मूला। तो क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम आया मैम 0। 24 माइनस बर्स्ट टाइम, तो इट इज 0। देन 27 माइनस 3, क्या हो गया? 24. 24। 30 माइनस 3 मतलब 27। अब रिस्पॉन्स टाइम बताओ, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स टाइम? क्या होगा रिस्पॉन्स टाइम? आप लोगों को समझ आया था ना रिस्पॉन्स टाइम? द टाइम एट विच द प्रोसेस इज एलोकेटेड टू द सीपीयू, सबमिशन टाइम से लेके जब वो पहली बार रिस्पॉन्ड करना चालू करता है। तो देखो, रिस्पॉन्स टाइम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब पहली बार जैसे ही आपने प्रोसेस, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जैसे ही हमने किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया, वो रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगा। अराइवल टाइम से लेकर द फर्स्ट एलोकेशन ऑफ दैट प्रोसेस, तो P0 का पहला एलोकेशन कब हुआ? 0th टाइम पे ही हो गया। जब वो अराइव कब हुआ था? 0th टाइम पे। तो 0 माइनस 0 0 टाइम। समझ में आया? P0 के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? The time at which it is assigned to the CPU, it is assigned to the CPU is at time 0 minus arrival time. What was the arrival time of P0? That is also 0. तो क्या हो गया? 0। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिख लो रिस्पॉन्स टाइम P0 का 0। P1 का क्या होगा बताओ? 24 24 टाइम में वो असाइन हुआ सीपीयू को, और वो अराइव तो 0th टाइम पे ही हो गया। तो बस पहली बार जब वो सीपीयू को असाइन हुआ, हम ये सोचते हैं कि रिस्पॉन्स आना चालू हो गया होगा। ठीक है, तो ये 24 और इसका 27. 27। कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो क्या? वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम इज सेम। इज देयर एनी कंक्लूजन इन दैट? Why the response time and waiting time in this situation is same? Ma'am, because arrival time is 0. क्योंकि अराइवल टाइम 0 था। चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंक्लूजन बाद में आप बताओगे, आप ही लोग बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग करना। सी, जब एफसीएफएस को हम सॉल्व करते हैं, जब भी एफसीएफएस सॉल्व करते हैं, आगे कभी भी लाइफ में जब तक आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको ये सब्जेक्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो एफसीएफएस जब भी आपको सॉल्व करना है, तो आपको ध्यान रखना है द क्राइटेरिया इज अराइवल टाइम। बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम, यही इसका क्राइटेरिया है। एंड मोड जो है इसका, शेड्यूलिंग मोड जो है, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, मैं जिससे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी वही बताएगा। प्रोसेस नंबर दिया है, अराइवल टाइम दिया है और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ। P0, P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम इज 0, 1, 2, 3, 4। बर्स्ट टाइम इज 4, 3, 1, 2, 5। गैंट चार्ट में इसको रिप्रेजेंट करिए।
represent or schedule these processes in FCFS scheduling algorithm. कुछ लोग कर रहे होंगे और कुछ लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है अभी नेक्स्ट क्या करना है हमको नहीं समझ आ रहा। अगर ऐसा कोई है तो अभी मुझे बता दो, मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन देखते ही कि मुझे आगे कैसे स्टार्ट करना है तो आप बता दीजिए। तो पूरे कितने हैं? 56 लोग हैं। 56 लोगों को समझ में आ रहा है मतलब। हो गया? किसी का शेड्यूल हुआ? यस मैम। तो संस्कार ma'am. मेरे को ये बताओ, संस्कार मुझे ये बताओ, प्रोसेस P4 को आपने कब शेड्यूल किया? P4 नहीं सॉरी P3 को। मैम संस्कार 8 to 10। 8 to 10 ठीक है। अंकित P2 को कब शेड्यूल किया? P1 को सॉरी Ma'am, at 4. at 4 okay. So who have completed their Gantt chart? आगे आप कैलकुलेट करके रख सकते हो सारे टाइमिंग्स को। किसी का Gantt chart नहीं हो पाया क्या? चैट में भी आप लिख सकते हो, लिखिए फास्ट। Gantt chart नहीं बना पा रहे हो क्या कि सबने बना लिया? कोई नहीं बना पा रहा है तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सबका बन गया, चलो अच्छी बात है। एट टाइम 0 वी हैव शेड्यूल P0 फॉर हाउ मच टाइम? 4, क्योंकि एट टाइम 0 हाउ मेनी प्रोसेसेस वी हैव इन हैंड इन द रेडी स्टेट? ओनली प्रोसेस P0 इज देयर इन द रेडी स्टेट, और कोई भी प्रोसेस अभी नहीं आया था, तो सिलेक्शन का कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखने की बात ही नहीं, क्राइटेरिया देखने की बात ही नहीं, एक ही प्रोसेस है उसको आपने असाइन कर दिया, ठीक। और असाइन कर दिया बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव बाय नेचर, इट विल एग्जीक्यूट टिल इट नीड्स सीपीयू, तो इसको 4 यूनिट चाहिए था, आपने दे दिया। जब टाइम कंप्लीट हुआ एट टाइम 4 मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस आ गए? सभी के सभी आ गए रेडी स्टेट में। अब मेरे पास P1 P2 P3 P4 सब है। लेकिन जब आपने FIFO क्यों देखा तो हेड में कौन था? P1 था, क्योंकि उसका अराइवल टाइम कम था, ठीक है। वो एट टाइम 1 आया था, तो आपने P1 को सेलेक्ट किया एट टाइम 4 एंड असाइन इट टू द CPU फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 3 टाइम यूनिट। फिर P2 को आपने सेलेक्ट किया फॉर 1 टाइम यूनिट, देन P3 को सेलेक्ट किया फॉर 2 टाइम यूनिट, एंड देन P4 को सेलेक्ट किया फॉर 5 यूनिट ऑफ टाइम। अब बताइए सारे कंप्लीशन टाइम क्या है? राघव बताओ कंप्लीशन टाइम क्या है सारा लाइन से? राघव, राघव कोई है? यस मैम। हाँ बताओ क्या है कंप्लीशन टाइम P0 का? नहीं समझ आया ना राघव? नहीं मैम। तो ये मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रही हूँ, नहीं समझ आए तो बताओ। तो बताते क्यों नहीं हो आप लोग? कहाँ क्यों हेजिटेट करते हो आप लोग? हमसे हेजिटेट करोगे तो हम लोग के पास और कोई वर्ड्स है आपसे बात करने का, कोई और मीन है आपसे बात करने का? यहाँ नहीं बोलोगे कि मैम नहीं समझ आया, एक बार और बता दीजिए, नहीं समझ आया एक बार और बता दीजिए। आप 4 बार बोलोगे, मैं 4 बार बताऊंगी। कंप्लीशन, ध्यान से देखो, कंप्लीशन टाइम इज द टाइम एट विच द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड। तो P0 देखो कब कंप्लीट हो जा रहा है? एट टाइम 4, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। P1 कब कंप्लीट हो रहा है? 7, तो हम क्या लिखेंगे? 7। P2 8, P3 10,
और P4 15। समझ आया राघव? गैंट चार्ट पहले शेड्यूल करेंगे, उसमें जो भी कंप्लीशन टाइम होगा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। अब कंप्लीशन टाइम आपको अगर समझ आ गया तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। बताइए निकाल के राघव मुझे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये दोनों को माइनस कर। क्या आंसर आया? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और जिनका पूरा कैलकुलेट हो गया मुझे एवरेज टर्न अराउंड टाइम उसमें लिख के बताओ चैट में, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। हाँ बताओ राघव, टर्न अराउंड टाइम क्या आया P1 का, P0 का? Ma'am, 4, 4 6, 8 minus 2 कितने 6 6, है ना, 10 minus 3 7, 7 15 minus 4 11. 11। करेक्ट। इन द सेम वे कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। जितना टाइम वो सिस्टम में था उसमें से जब तक वो सीपीयू में था वो टाइम माइनस कर दो तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो व्हाट इज द वेटिंग टाइम? Ma'am, 0, 0 3, 3 5, 5 5, 5 and and again 6। 6. अब फिर से निकालिए रिस्पॉन्स टाइम, सभी लोग रिस्पॉन्स टाइम निकालिए। और अगर किसी ने कोई कंक्लूजन निकाल लिया है तो मुझे बताइए अनम्यूट करके। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स टाइम? देखो P0 का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? P0 is arrived at time 0 and it has been assigned at time 0। तो क्या होगा इसका रिस्पॉन्स टाइम? 0। 0। जब P1 को अपने P1 को असाइन किया 4 पे और अराइव हुआ 1 पे, तो 4 minus 1 3। समझ में आया ना रिस्पॉन्स टाइम? P2 देखो, P2 को असाइन कब किया आपने CPU? 7th टाइम यूनिट पे, और वो अराइव कब हुआ था? अराइवल टाइम देखो 2, तो 7 minus 2 क्या होगा? 5। वैसे ही ये ऐसा ही होगा। अब जिसने ये बोला था कि मैडम क्योंकि अराइवल टाइम सेम था इसलिए वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम आ रहा है, अब वो कंक्लूजन तो गलत हो गया बच्चा। अब बताओ कुछ नया कंक्लूजन अगर आपने निकाला तो, कि क्यों रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम आ रहा है? मैम क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। परफेक्ट, बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव बाय नेचर। क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, आप एक बार दे रहे हो सिस्टम, एक बार किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर दे रहे हो, सीपीयू दे रहे हो, आप उससे वापस ले ही नहीं रहे हो। तो जब पहली बार दिया वहीं से अराइवल टाइम भी माइनस हो जाएगा, तो वो वापस तो वेटिंग टाइम, देखो वेटिंग टाइम में कब ज्यादा, वेटिंग टाइम ज्यादा कब हो जाएगा? जब आप प्रीएम्प्ट कर दोगे और वो प्रोसेस वापस से आके रेडी क्यू में थोड़ी देर के लिए वेट करेगा, तब आपका वेट टाइम बढ़ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपने दोबारा उसको वापस लाया ही नहीं, एक बार दिया तो वो पूरा एग्जीक्यूट ही हो रहा है। Because it is non-preemptive by nature, that's why we are getting waiting time and response time same. तो कभी आपसे कोई बोले कि the waiting time of a process scheduled in FCFS order, the one process waiting time is 5. What will be the response time of that process in the same criteria FCFS में? तो आप क्या बोलोगे? Same. It will be same. अगर 5 बोला तो 5 ही होगा। क्यों? Because it was non-preemptive by nature. उसका भी रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम के इक्वली होगा, क्योंकि आपने एक बार असाइन किया तो वो दोबारा से रेडी क्यू में आया ही नहीं, तो वेटिंग टाइम तो बढ़ेगा ही नहीं। जो वेटिंग टाइम आप बोल रहे हो वही उसका रिस्पॉन्स टाइम भी होगा, ये रिमेंबर रखना। ठीक है, तो राघव जैसे और कितने लोग हैं जिन लोगों को समझ में नहीं आया? तो जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके रखो। प्रोसेस आप लोग हेडिंग दे देना, मैं सिर्फ सीधे ये लिख रही हूँ, P1 P2 P3। अराइवल टाइम है सभी का 0